अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। न्यूमेरिकल एनालिसिस की सीरीज़ में आज हम जो न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नेम है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले हम एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। कंसीडर अ सिस्टम ऑफ एम सिमुलेटेनियस इक्वेशन विद एन अननोन्स x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn सच दैट। अब हमने इस सिस्टम को शेप बना के लिखा है, तो हमारे पास कुछ सिस्टम इस तरह से डिफाइन है a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस सो ऑन a1n xn इज इक्वल टू b1 a21 x1 प्लस a22 x2 अप टू सो ऑन a2n xn इज इक्वल टू b2 और ये आगे A31 उसके बाद A41 रो वाइज चलेगा। तो ये हमारे पास AM1 तक हम इसको लिखेंगे x1 प्लस m2 x2 प्लस सो ऑन AMN xn इज इक्वल टू BM विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। अब इस पूरे जो लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसको जब हम कंबाइन करके लिखेंगे तो हम इसको समीशन की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं AIJ, यानी कि हमारे पास वन क्या है, आई को डिफ़ाइन कर रहा है और ये जो साथ में इसकी वैल्यू होगी यानी कि 1 1 है, जैसे कि 2 1 है, 2 क्या होगा आई को डिनोट कर रहा है और J किसको डिनोट कर रहा है, 1 को डिनोट कर रहा है। XJ इज़ इक्वल टू BI, आई 1 से लेके M तक है। अगर आप नोट करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे J क्या है, 1 है, उसके साथ x के साथ भी क्या आ रहा है, g आ रहा है, तो यहाँ पे x के साथ क्या है, 1 है। इसी तरह अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें भी j क्या है, 1 है और x के साथ क्या आ रहा है, g आ रहा है। तो j हमारे पास इस पूरे सिस्टम में j हमारे पास हमने क्या रखा है, 1 रखा है। j इज़ इक्वल टू 1, j की लिमिट क्या है, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। आई है वो चेंज होगा, यानी कि यहाँ पे i 1 है, यहाँ पे i 2 है और यहाँ पे i क्या है, n हो गया। और आगे आई की फिर ड्यूरेशन कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके m तक है। तो इसी तरह ये पूरा सिस्टम को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद क्या है, वेयर x1 x2 अप टू सो ऑन xn आर अननोन्स। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे x1 x2 है, xn तक है, वो क्या है, अननोन्स है। जबकि जो इज़ इक्वल टू के इस साइड पे b से लेके bn m तक है, वो क्या है, हमारे पास कांस्टेंट होंगे। ठीक है, और AIJ में हमें पता है कि आई कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके m तक है, और जो J है वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके n तक है। ठीक है, द सिस्टम। अब इस सिस्टम को हमने अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है तो किस तरह लिखेंगे, वो कुछ इस तरह से डिफाइन है, A11 A12 अप टू सोन A1n तक था, उसके बाद A21 कहाँ तक था, A2n तक था, और अगर हम रो वाइज देखें तो ये कहाँ तक जा रहा है, AM1 AM2 AMN तक था। ठीक है, उसके बाद जो है x वाली वैल्यूज़ को हमने अलग लिख लिया है, और जो p है यानी कि जो कांस्टेंट और अननोन्स हैं उनको हमने अलग साइड पे लिख लिया। यहाँ पे a वाले मैट्रिक्स में सिर्फ a वाले रहेंगे, उसको हमने a का नाम दे दिया, x वाले मैट्रिक्स को हमने x का नाम दे दिया, और जो कांस्टेंट b वाला मैट्रिक्स है उसको हमने b का नाम दे दिया। अब उसके बाद क्योंकि हमारे टॉपिक का नेम था सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये तो अब हमने डिफ़ाइन किया है कि पूरा सिस्टम हमारे पास क्या होता है, हम उसको मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन मेथड्स, अ सिस्टम ऑफ सिमुलेटेनियस इक्वेशन AX इज इक्वल टू B। ठीक है, अब हमने जो हमारे पास कोई भी सिस्टम होगा इक्वेशंस का, तो उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में जब लिखेंगे तो वो AX इज़ इक्वल टू B करके लिखेंगे। ठीक है, यानी कि अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये क्या है, A है और ये क्या है, X है, तो इसको हम, और ये यहाँ पे क्या है, B है, तो इसको अगर हम देखें तो कंबाइन करके ये इस फॉर्म में नहीं बन जाता। यही बात है कि जो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको कंबाइन करके हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड्स हैं और आइटरेटिव मेथड है। अब हम 1 बाय 1 जो है डायरेक्ट मेथड्स और आइटरेटिव मेथड को स्टडी करेंगे, और फिर इसके मदद से हम जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के कौन से तरीके थे। एक था डायरेक्ट मेथड और एक था आल्टरनेटिव मेथड। अब जो डायरेक्ट मेथड्स हैं उसमें भी आगे क्या है, मेथड्स कैटेगराइज्ड हैं, जिनमें आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो मेथड है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी इस तरह का जो सिस्टम हो वो अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम कौन कौन से रूल से या मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। वो पहला मेथड हम स्टडी कर रहे हैं, क्रैमर्स रूल। आपने शायद ये मैट्रिक में भी पढ़ा होगा। तो आए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको मैट्रिक फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। से हम स्टार्ट करेंगे। द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, हम इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक फॉर्म में जब लिखते हैं तो किस तरह लिखते हैं, ए एक्स इज़ इक्वल टू बी। अब हमें पता है कि बी हमारे पास, बी की वैल्यू क्या है, ये वाली है, और एक्स हमारे पास क्या है, जाहिर बात है x1 x2 x3, और पीछे रह गया ए हमारे पास क्या होगा, एक्स के जो कोफिशिएंट होंगे। तो हमें पता है कि ए हमारे पास क्या है, 2। अब यहाँ पे x2 के साथ हमारे पास ए का कौन सा कोफिशिएंट है, -1। x3 के साथ हमारे पास ए का कौन सा कोफिशिएंट है, 1 है। यहाँ पे भी 1 आएगा। अब सेकंड रो पे हम मूव कर रहे हैं। उसके बाद x2 के साथ कौन सा कोफिशिएंट है, 2। x3 के साथ कौन सा कोफिशिएंट है, 2। इसी तरह जो तीसरी रो है उसमें भी हमारे पास 1 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, -2 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, -1 आएगा। ये आपने ध्यान से करने हैं ताकि कोई गलती की गुंजाइश न रहे। उसके बाद है एक्स वाली वैल्यूज़ हमारे पास सिंपली आ जाएंगी। x1 है, x2 है, और क्या है, x3 है। यही है ना हमारे पास, x1 है, ये x2 है, और ये क्या है, x3 है। उसको हमने लिख लिया। उसके बाद है b। अब b हमारे पास क्या है, वो सारी बात है कांस्टेंट है, जो इज़ इक्वल टू किस साइड पे है, 8 6 एंड 1। इनको हमने रो वाइज कॉलम वाइज लिख लिया। मैट्रिक फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो ये किस तरह से डिफ़ाइन होगा, सेम 1 2 2 1 -2 -1। उसके बाद हमने कौन सी लिखनी है, x वाली वैल्यूज़ लिखनी है, x1 x2 x3 इज़ इक्वल टू b1 हमारे पास क्या है, सॉरी b क्या है हमारे पास, 8 6 एंड 1। उसके बाद क्रैमर रूल्स में हमें चाहिए होता है ए का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले क्रैमर रूल में सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, ए का डिटर्मिनेंट। तो हमने इस मैट्रिक्स को किस फॉर्म में लिख लिया, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लिया, और फिर हम आगे क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, हम फर्स्ट रो से एक्सटेंड करते हैं, यानी 2 से अगर हम एक्सटेंड कर रहे हैं तो फिर हम ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे। अगर हम इस रो और इस कॉलम को छोड़ दें, इग्नोर कर दें, तो फिर हमारे पास क्या बचता है, 2 2 -1। इसी तरह फिर अब अल्टरनेटिव साइन लगता है। अगर यहाँ पे प्लस का तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, और साथ में हमारे पास आगे क्या रो में क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, तो -1 लिखेंगे। उसके बाद -1 को चूज़ किया तो हम इसकी रो और इसके कॉलम को इग्नोर करेंगे, तो पीछे हमारे पास क्या बचता है, 1 2 1 और -1। तो इसको जब हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 2 1 एंड -1। उसके बाद हमारे पास, हमने इधर प्लस था इधर माइनस था, अब नेक्स्ट क्या आएगा, प्लस आएगा। तो इधर जगह नहीं है तो मैं इधर लिख रही हूँ 1। अब हमने नेक्स्ट क्या लिया, 1। इसका क्या मतलब है कि हम जो भी हम नंबर लेते हैं हम उसकी रो और कॉलम को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, और बाकियों को चूज़ करते हैं। उन दोनों को छोड़ के बाकियों को चूज़ करते हैं। हमारे पास क्या बचा, 1 2 1 और -2। इसको जब हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 2 1 -2। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इस नंबर को हम इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 2 मल्टीप्लाई -1 क्या आया, -1, दरमियान में माइनस आएगा, फिर -2 मल्टीप्लाई करेगा, जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, -4 और यहाँ पे जो फार्मूले का माइनस है वो क्या होगा, +4 हो जाएगा। जब वो -4 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास सिंपली ये आ जाएगा। उसके बाद ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, +1 इंटू 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, -1। उसके बाद फार्मूले का माइनस ये वाला, और 1 को मल्टीप्लाई 2 के साथ तो क्या आ गया, 2।
तो इसी तरह सेम इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो +1 ऐसे ही आ जाएगा, -2 × 1 तो क्या आया -2। उसके बाद 1 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया 2, और ये दरमियान में क्या हम लिखेंगे फार्मूले का माइनस। जब हम इसको सॉल्व करेंगे और सारी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो क्या आया -3 आया। अब क्रैमर रूल्स में अगर ए का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 0 आ जाए तो हम कह देते हैं कि इसका कोई सलूशन नहीं है, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सलूशन नहीं है। लेकिन अगर वो 0 के इक्वल ना आए तो इसका ये मतलब है कि इसका कोई ना कोई सलूशन ज़रूर होगा। अब यहाँ पे क्या आया -3 आया, 0 नहीं आया, तो हम कह सकते हैं कि सिस्टम हैज़ अ सलूशन, सिस्टम हैज़ सलूशन। हमारे पास जो क्रैमर रूल है उसकी एक कंडीशन तो हमने फुलफ़िल करवा ली है कि वो हमारे पास जो ए का डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं आया। तो क्या इसका क्या मतलब है कि उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई ना कोई सलूशन होगा। अब हम सलूशन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम D1 निकालेंगे। D1 कैसे निकालेंगे कि हम हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम होगा, फर्स्ट कॉलम को हम रिप्लेस करेंगे इस B से, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 8, 6 एंड 1। बाकी जो 2 कॉलम है वो सेम रहेंगे, -1, 1, 2, 2, -2, -1। अब हमने D1 का क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो हम इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। तो D1 के डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारी मर्ज़ी होती है कि हम किसी भी नंबर, किसी भी कॉलम या किसी भी रो से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली हम अक्सर ज़्यादातर फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड करते हैं। तो इधर भी मैंने इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया। अब यहाँ पर भी मैंने इसको 8 से एक्सपेंड किया। तो हमने 8 वाली वैल्यू बाहर रख लिया और इसकी जो रो और कॉलम को छोड़ के, यानी कि इन दोनों वैल्यूज़ को छोड़ के हमारे पास क्या बनना है 2, 2, 2 -1, उसको हमने लिख लिया है। उसके बाद फिर यहाँ पे अब प्लस था, यहाँ पे हमने क्या लेना है माइनस लेना है। तो माइनस, और जब हम इस -1 को बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस से माइनस +1। अब हमने इस रो और इस कॉलम को छोड़ के बाकी वैल्यूज़ लेनी है। तो हमारे पास क्या बचा है 6, 2, 1 और -1 ये आएगा हमारे पास। उसके बाद +1 को हम बाहर निकालेंगे और इसकी जो कॉलम है और रो को हम छोड़ेंगे तो हमारे पास पीछे क्या बनेगा 6, 2, 1 और -2। फिर जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, हमें पता है कि जब भी कोई डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करते हैं 2/2 के डिटर्मिनेंट को, उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, ये तरीका होता है 3/3 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए। यानी इसकी 3 रोज़ हैं और 3 ही क्या हैं कॉलम है। ये हमारे पास तरीका होता है 2/2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए। हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इनको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास D1 का आंसर क्या आया -6। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने पहले कॉलम की जगह रिप्लेस किया था B को। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास दूसरा कॉलम है उसकी जगह रिप्लेस करेंगे B को, और बाकी वैल्यूज़ क्या रहेंगी सेम रहेंगी। तो जब हम इधर रिप्लेस करेंगे, ये D2 के लिए है, इसका भी हमने डिटर्मिनेंट निकालना है। तो मैं डायरेक्ट डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखने लगी हूँ 2, 1, 1 और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं रिप्लेस कर रहे हैं। तो B की वैल्यू आएगी 8, 6, 1, बाकी क्या रहेगा सेम रहेगा। उसके बाद हमने D2 के मैट्रिक्स को एक्सपेंड कर लिया। एक्सपेंड करके हमें आंसर क्या मिला 3 मिला है। उसके बाद D3 के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू है उसमें जो हमारे पास कॉलम नंबर 3 है उसको हम रिप्लेस कर देंगे B से, ठीक है। तो हमने रिप्लेस किया, ये हमारे पास D3 की वैल्यू आई है। फिर उसके बाद सारी बातें हमने D2 को एक्सपेंड किया। अब D3 को एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड किया तो हमारे पास आंसर क्या है -9 आया है। तो क्रैमर रूल में हमारे पास सबसे पहले हम A का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, उसके बाद फिर हम D1, D2, D3 निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं कि जो हमारे पास A की वैल्यू होती है उसमें जो हमारे पास
पहला कॉलम होता है तो उसको रिप्लेस कर देते हैं बी से, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है D1। D2 हम कैसे निकालते हैं कि जो हमारे पास दूसरा कॉलम होता है उसको रिप्लेस कर देते हैं बी से, और D3 कैसे निकालते हैं कि जो हमारे पास तीसरा कॉलम होता है उसको रिप्लेस कर देते हैं बी से। तो इन सब को करने के बाद फिर हम निकालते हैं x की वैल्यू, x1 x2 x3 की वैल्यू निकालते हैं। तो x1 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास D1 का डिटर्मिनेंट का आंसर होगा D1 डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। अब D1 का आंसर क्या था हमारे पास -6, और a का डिटर्मिनेंट का आंसर क्या था -3। -6 डिवाइडेड बाय -3 क्या आया 2 आया। उसके बाद x2 सेम D2 का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट, D2 का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। D2 का डिटर्मिनेंट का आंसर क्या था 3, और a का डिटर्मिनेंट क्या है -3। इसको सॉल्व किया तो आंसर क्या आया हमारे पास -1। उसके बाद x3 का जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा D3 डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। D3 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है -9, और a के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है -3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आया 3 आया। 1 का आंसर क्या आया 2, x2 का आंसर क्या है -1, और x3 का आंसर क्या आया 3। तो हमारे पास जो x है वो किस तरह से डिफाइन था x1 x2 x3। तो जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे 2 -1 और x3 की वैल्यू क्या है 3। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि ये कॉलम वाइज है तो इसको रो वाइज लिख के हम कह सकते हैं कि इसका जो ट्रांसपोज है इज़ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। तो ये था फर्स्ट मेथड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, जिसमें सबसे पहले हम उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, AX = B की फॉर्म में लिखते हैं। उसके बाद हम A का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। अगर तो वो 0 के बराबर आ जाए तो हम कहते हैं कि सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन। अगर 0 के बराबर ना आए, यानी कि यहाँ पे -3 है, तो हम कह देते हैं कि सिस्टम हैज़ सॉल्यूशन। उसके बाद हम ओरिजिनल मैट्रिक्स फॉर्म लिख के D1 D2 और D3 को कैलकुलेट करते हैं। उनको कैलकुलेट करने के बाद ये क्रैमर रूल के मैं बता रही हूँ, उनको कैलकुलेट करने के बाद हम x1 x2 x3 निकालते हैं, और हम एंड पे कह देते हैं कि x1 जो x2 और x3 है वो किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, और x हमारे पास क्या है सॉल्यूशन है।